तो चलो स्टूडेंट, हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया ऑलरेडी, ठीक है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, उसके जो बचे हुए सम है, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने हर एक मेथड हर एक टाइप्स का सम कवर कर लिया। बट जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो 2-3 सम और हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे यदि आप एक चैप्टर के ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 सम ऑलरेडी कराया हो और 3-4 सम और कर लोगे, मतलब 10 सम बहुत ज्यादा हो गया है। यदि आप उसमें से 5 सम भी अच्छे से करके जाते हो, मेथड आपको पता था, आप इजिली इसमें वो चैप्टर कवर कर लोगे। अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक दूसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिनिमम 10 मार्क का आएगा। हम लोग इसका वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स पकड़ रहे हैं, 20 मार्क का भी आता है, बट हम लोग मान के चलते कि हमको सिर्फ 10 मार्क्स इस चैप्टर से मिलेगा। तो हम लोग इस चैप्टर का क्या मतलब होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। अभी ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर होता क्या है यहाँ पर? तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है? जब एक कोई कंपनी रहती है, फर्स्ट टाइम वो जो शेयर इशू करने जाती है पब्लिक को ना, तो उसको क्या चाहिए रहता है, जब पब्लिक को शेयर इशू करने जाती है आईपीओ, तो उसको लगता है कि उसका शेयर कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ठीक है। कंपनी का, किसी कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा रहता है, किसी का नहीं रहता है। बट सेबी क्या बोलता है ना, कि यदि आप आईपीओ ला रहे हो तो 90% आपका शेयर पब्लिक खरीदने चाहिए। मतलब क्या, यदि मान लेते कि ये ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड नाम नहीं रखते इसका, राज लिमिटेड रखते, ठीक है। राज लिमिटेड एक कंपनी है। अभी ये कंपनी ना मार्केट में, मान लेते फॉर एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी अपना शेयर्स मार्केट में बेचना चाह रही है, ठीक है। ये चाहती है कि पब्लिक से पैसा ले, ठीक है। जैसे आप लोग पब्लिक हो, कंपनी चाहती है कि आपको अपना शेयर दे और आप लोग से क्या ले, पैसा ले। तो कंपनी इसके लिए आईपीओ लाती है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं शेयर, डिबेंचर भी बेच सकती है कंपनी, ठीक है, बॉन्ड्स भी बेचती है। तो बट वो पब्लिक को बेचना है। आप इतना बस याद रखो कि मुझे क्या करना है, पब्लिक को बेचना है, सेल करना है। मान लो मैं खुद, आप ही समझ लो कि मैं खुद ही एक कंपनी हूँ और एक कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ, और मुझे मान लेते कि मुझे मार्केट में 1 लाख शेयर्स बेचने। कितने शेयर्स बेचने हैं? 1 लाख। हमको 1 लाख शेयर इशू करना है, किसको? पब्लिक को। मान लेते हैं पब्लिक है, ठीक है। नहीं, काजल ने यार, दोनों है, चलो ठीक है। सर कान तो बना दो। टोटल बनेगा कोई तो नहीं होगा। हाँ चलो, ये यहाँ पे देखो, ठीक है। मान लो पब्लिक है, ठीक है, एक पब्लिक है। इन पब्लिक को मुझे क्या करना है, शेयर इशू करना, ठीक है। 2 ही पब्लिक नहीं, पब्लिक मतलब बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है। हाँ, इसके पीछे सब खड़े हो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है। हाँ, कुछ नहीं गलती ये तुम लोग उसको सीरियसली मत लो, ठीक है। ये पब्लिक है, बस तुम लोग पब्लिक समझो, ठीक है। ड्राइंग को देखकर तुम लोग हंसो मत, ठीक है। अभी पब्लिक को, कंपनी ने पब्लिक को शेयर, मैं खुद एक कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ना 1 लाख शेयर मार्केट में बेचना है। मान लेता हूँ एकदम मिनिमम 10-10 रुपए में बेचना है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो 10 लाख का जरूरत है, तो मैं सोचा कि चलो पब्लिक को शेयर बेचता हूँ। तो मैंने पब्लिक में गया शेयर बेचने के लिए, तो मुझे पता है कोई मेरा शेयर खरीदेगा नहीं, ठीक है। मेरा 1 लाख शेयर बेचना हो सकता है, मेरा मार्केट में 5,000 ही शेयर बिके, 4,000 ही शेयर बिके। क्यों? कोई मेरे ऊपर कैसे भरोसा करेगा? सबको लगेगा सब लोग पैसा डुबा के जाते, मैं भी लेके भाग जाऊंगा पैसा, तो कोई ट्रस्ट तो इतना जल्दी नहीं करता, ठीक है। मुझे डाउट, लेकिन जो हम लोग को पूरा देखभाल करती है ना, इधर से देखो एक रहता है ना, उसको हम लोग सेबी बोलते हैं, जो रेगुलेट करती है कंपनी को, स्टॉक, हाँ, मॉनिटरिंग करती है। वो देखते रहेगी, ठीक है, और वो देखती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एक रूल बना के रखिए कि जितना ये शेयर आप बेचने जा रहे हो ना, आपके पब्लिक लोग ना 90% आपका शेयर खरीदने चाहिए, तभी मैं आपके शेयर को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा कौन बोलती है? सेबी। तो फिर मुझे डर लगा, मैं बोला कि फिर क्या हो जाएगा यदि मेरा शेयर लोग नहीं खरीदेंगे, तो मेरा शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होगा। मार्केट में लिस्टेड नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा, उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो मतलब कुछ मतलब नहीं निकलेगा, पब्लिक कंपनी नहीं बन पाएगी। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, कि मुझे डर लगने लगा, तो मैंने अंडर राइटर को खोजने चालू कर दिया। अंडर राइटर मतलब क्या? अंडर राइटर मतलब वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है
कि आपका शेयर यदि पब्लिक नहीं खरीदेगी ना तो मैं खुद खरीद लूंगा। कोई ब्रोकर भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कोई भी अंडरराइटर बन सकता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने जब गया तो मुझे एसबीआई बैंक को मैं पकड़ा, ठीक है। एसबीआई बैंक में बोला तेरा बैंक, तेरी ब्रांच हर जगह है, तू एक काम करे, ले मेरा शेयर बेच दे। तो बैंक बोले मुझे क्या फायदा है। मैं बोला तुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। हर एक शेयर पे हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू पे 5% 10% कमीशन दे देंगे, जो भी रहेगा। तो एसबीआई बैंक बोली हाँ ठीक है, मुझे पब्लिक आपके ऊपर नहीं भरोसा करेगी लेकिन मेरे ऊपर भरोसा करेगी, ठीक है। तो मैं आपका शेयर बेच के दूंगी, मुझे क्या चाहिए इसके बदले में, कमीशन। तो मैं बोला लेकिन यदि मेरा शेयर 90% नहीं बिका तो बैंक बोलती है पहले मैं पब्लिक को बेचूंगी, यदि पब्लिक ने नहीं खरीदा ना वो शेयर को मैं खुद खरीद लूंगी, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, मैं खुद खरीद लूंगी। तो मैं बोला अच्छी बात है, मुझे तो बस 90% शेयर बिकना चाहिए, चाहे आप खरीदो चाहे आपका फ्रेंड खरीदे, कोई खरीदे, आप मेरा 90% शेयर बेच के दो। तो जब कंपनी को ऐसा डर रहता है कि उसके शेयर नहीं बिकेंगे ना तो कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर को खोजती है। तो अंडर राइटर वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है कि आपका शेयर वो बेच देगा, और यदि वो नहीं बेच पाएगा तो जो बैलेंस शेयर रहेगा, जितना वो नहीं बेच रहेगा, उसको खुद खरीदना पड़ेगा। जितना शेयर उसको खरीदना पड़ेगा ना उस शेयर को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटर लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं, अंडर राइटर लायबिलिटीज। और इस चैप्टर में हमको वही चीज कैलकुलेट करना है कि जो अंडर राइटर है उसको हमारी कंपनी का कितना शेयर खरीदना पड़ेगा। मतलब अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज क्या होगी, जिसे मालूम मैंने अंडर राइटर को अपॉइंट किया तो उसने कितना शेयर बेच दिया, कितना शेयर नहीं बेच पाया, तो उसको कितना शेयर खरीदना पड़ रहा है, वो इस चैप्टर का मेन एम होता है कि अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज कैलकुलेट करना। मतलब यदि मैंने एसबीआई बैंक को 1 लाख शेयर बेचने के लिए दिया, एसबीआई बैंक ने उसमें से 80,000 शेयर बेच दिया, 20,000 शेयर नहीं बेच पाई, तो एसबीआई बैंक का ऑब्लिगेशन है, मतलब लायबिलिटीज है को मेरा 20,000 का शेयर वो खुद क्या करे, खरीदे। तो हमारा इस चैप्टर में हमको यही करना है कि वो अमाउंट फाइंड आउट करना है कि अंडर राइटर को कितना शेयर खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे गए तो मुझे 3 अंडर राइटर को मैंने अपॉइंट कर लिया, मुझे लगा कि मेरा 1 लाख शेयर है, एक को देता हूं तो नहीं बिक पाएगा, नहीं सोल्ड होगा, या इसने बोला कि मैं पूरा शेयर तो नहीं सोल्ड कर पाऊंगा, इतना बड़ा अमाउंट है। तो मैं ए को अपॉइंट कर लिया, बी को अंडर राइटर अपॉइंट कर लिया, सी, ये तीनों अलग अलग। मान लो एक ये बैंक है, ये दूसरी ये बैंक है, तीसरी ये बैंक है, या एक कोई ब्रोकर है, कोई बैंक है, ऐसे मैंने 3 लोग को क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। तो मैंने बोला ए को बोला कि चल तुझे मैं 40% शेयर दे देता हूं, ये दोनों को 30% और 30% शेयर। मतलब क्या, 1 लाख में से 40,000 शेयर बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, 30,000 शेयर बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, और 30,000 शेयर बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। सर तीनों का अंडर नहीं है, तीनों अंडर राइटर है, ठीक है। 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कंपनी ने अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया, ठीक है। अभी 1 को भी अपॉइंट कर सकते, 2 को भी, 3 को भी, या 5 को भी कर सकते। सर ये एजेंट टाइप ही काम करेंगे लोग, वो एजेंट ही होते हैं, एजेंट ही होते हैं, ठीक है। वो एजेंट ही होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनका काम रहता है कमीशन खाना, और उसके बदले में वो हमारा शेयर बेच के देते हैं। इनका घर जो बोलते हैं घर रहता है ना, इनका जो खुद का बिजनेस रहता है वो ब्रोकरेज से चलता है, कमीशन से चलता है। तो ये लोग कमीशन कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो जो शेयर बोल रहे हैं वो बेच के दे दें। यदि बेच के नहीं दे पाए तो इनको खुद को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, उसको क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, लेकिन मान लो ये मेरी कंपनी है, कुछ मेरे भी पहचान के लोग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ मेरे पहचान के यदि रहेंगे तो वो डायरेक्टली बोलेंगे कि सर आपका मार्केट में शेयर आ रहा है तो कुछ शेयर मेरा क्या कर लो, आप ले लो, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट एप्लीकेशन आ जाएगा टू कंपनी के पास डायरेक्टली कुछ एप्लीकेशन आ जाएंगे, ठीक है। और कुछ मान लेते कि इसके पास 30,000 एप्लीकेशन आया और इसके पास
20,000 एप्लीकेशन आया और इसके पास 15,000 ही एप्लीकेशन आ गया। मतलब सबके पास 50, 70 कुछ भी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किसका कितना मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, कितने अच्छे है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि SBI बैंक है तो इसको लोग बहुत ज्यादा लोग पहचानते थे, तो इसके पास 30,000 एप्लीकेशन आ गया। ये छोटी मोटी कोई बैंक थी तो इसके पास 20,000 आ गए। किसी हम लोगों ने सिंगल ब्रोकर को दे दिया था तो उसके पास सिर्फ 15,000 लोगों का ही एप्लीकेशन आया, ठीक है। तो और डायरेक्टली कंपनी के पास 10,000 एप्लीकेशन आ गया, मतलब ये कंपनी को लोग पहचानते थे, उनको एप्लीकेशन दे दिए, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कंपनी तो अपने पास कुछ शेयर रखी ही नहीं है ना। कंपनी को क्या पता था कि उससे भी लोग खरीदेंगे। कंपनी ने क्या किया था, अंडरराइटर को अपॉइंट कर दिया था। अभी कंपनी के पास भी आ गए और यहाँ पर अभी इन लोग के पास जितना जितना एप्लीकेशन आया ना, हर एक एप्लीकेशन के ऊपर ना खुद का स्टैंप लगाएंगे, ठीक है। स्टैंप मालूम है ना, वो रहता है ना मुहर, जिसको बोलते हैं स्टैंप, सील। एक खुद का सील लगाएगा स्टैंप, एक खुद का लगाएगा, एक खुद के लगाएंगे। और वो एप्लीकेशन को किसको दे देंगे, कंपनी को दे देंगे। हाँ, तो जब इसके ऊपर स्टैंप लगा देंगे ना, इस स्टैंप लगाने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, मार्क। ये हमारा मार्क एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्टली कंपनी के पास एप्लीकेशन आएगा जिसके ऊपर स्टैंप नहीं रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क एप्लीकेशन, ठीक है। जो डायरेक्ट एप्लीकेशन, तो जो 10,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास आया ना, कंपनी क्या करती है, ये एप्लीकेशन इन लोग को बांट देती है कि शेयर आपके पास ही पड़ा हुआ है, ये लो, आप लोग समझ लो कि ये और भी आपके पास एप्लीकेशन आ गया। तो उसमें डिवाइड करके देगा क्या 10,000 में से? हाँ, 10,000 में से जैसे जैसे इनको बेचने के लिए डिवाइड करके दिया था, वैसे ही उनको अनमार्क एप्लीकेशन क्या कर देगा, डिवाइड करके दे देगा। तो अभी कैसे अंडरराइटर्स की लायबिलिटीज निकालते हैं, उसका एक फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ, फिर हम लोग, हाँ, तो एक बार इसको कॉपी करना कर लो, कॉपी। हाँ, जल्दी से। फोटो में नहीं लिखने के लिए नॉर्मल फॉर्मेट है, इसमें कुछ डिफरेंट है? नहीं, फॉर्मेट सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मेट रहता है जो फॉलो करके हमको सॉल्व करना रहता है। हाँ, एंट्री नहीं रहता है इसमें, कैलकुलेशन टाइप का फॉर्मेट है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट में कितने कॉलम रहेगा डिपेंड करता है वो सम के अंदर कि कितने अंडरराइटर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 अंडरराइटर है, कितने भी अंडरराइटर हो सकते हैं, तो जिसमें से फिक्स कॉलम रहेगा, एक आप लोग यहाँ पर पर्टिकुलर्स का फिक्स रहेगा आपका, और दूसरा ऑन द बेसिस, और एक यहाँ पर टोटल का। बाकी ये 3 है कि 4 है 5 है, वो डिपेंड करेगा कि अंडरराइटिंग होगा तो अपना फॉर्मेट रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 है अंडरराइटर तो 3 कॉलम रहेगा, A, B और C। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कितना। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कितने अंडरराइटर हमारे पास है। अभी यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कैलकुलेट अंडर राइटर लायबिलिटीज, मतलब हम लोग को ये जो ABC है, इनकी कितनी लायबिलिटीज होगी, कितने इनको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रॉस लायबिलिटीज। फिर आगे से जो सीरियल होगा, सीरियल नंबर है, डेट वगैरह कुछ आएगा? नहीं, इसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। आपको ऐसा डालना था, यहाँ पर ये भी अपने समझने के लिए डाल सकते हो। हाँ, मतलब अभी यहाँ पे देखो एक ग्रॉस लायबिलिटीज से, ठीक है। तो ग्रॉस लायबिलिटीज मतलब होता है कि जितने शेयर्स इनको बेचने के लिए दिए थे उसको हम लोग ग्रॉस लायबिलिटीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसके पहले जो एग्जांपल लिया था कि 1 लाख टोटल शेयर कितने थे, 1 लाख शेयर था, एक को मैंने 40% दिया था, मतलब 40,000 था, इसको 30,000, इसको 30,000, टोटल कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। ये मैं आपको समझने के लिए अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग फॉर्मेट जस्ट देख रहे हैं।
एक कॉलम वॉलम, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है, बट ये माइनस के लिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आपको समझे इसलिए लगा रहा हूँ। जो मैं हटा देता हूँ। अभी इसमें से वो अमाउंट माइनस करने का जो ये अंडर राइटर ने सोल्ड कर दिया है उसको हम लोग बोलते हैं मार्क एप्लीकेशन। मतलब इसमें से लेस करने का मार्क एप्लीकेशन। क्या नहीं समझा? आया नहीं बच्चा, जितना ये लोग ने बेच दिया था, ठीक है, जिसने बताया था ना वहां पे दिया था कि स्टैम्प किया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, तो जितना जितना इन्होंने बेचा रहेगा उसका अमाउंट दिया रहेगा, कितने इन्होंने स्टैम्प किया हुआ है, मार्क एप्लीकेशन है। तो जो मार्क एप्लीकेशन रहेगा वो इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करने का जो आएगा उसको हम लोग बैलेंस बोल देते हैं। फिर इसमें से लेस करने का लेस अन मार्क एप्लीकेशन, जो कंपनी ने बेचा, जो कंपनी के पास से डायरेक्टली सोल्ड हो गया था, जिसके ऊपर स्टैम्प किया हुआ नहीं था, बट वो एप्लीकेशन कंपनी इन लोग को ही देने वाली है, तो इनके में कर्जे में से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे हमने लिया था कि 40,000 दिया था, इन्होंने 30,000 इसने ए ने बेच दिया था, और इसने 20,000 बेचा था, और इसने कितना बेचा था, 15,000 बेचा था। तो 30, 20, 50, 60 से मतलब 65,000 का टोटल बिका था। अभी इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, यहाँ पर 15,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 35,000। अभी इसमें से लेस करना अनमार्क एप्लीकेशन। तो अनमार्क मतलब क्या, जैसे मैंने वहां पे एग्जांपल लिया था कि 10,000 कंपनी ने बेच दिया था, तभी वो 10,000 कंपनी तीनों में डिवाइड करके देगी। कैसे देगी? जैसा उनको ये डिवाइड करके दिया था ग्रॉस लायबिलिटीज, जैसे एक को 40% था, 30% और 30%, तो 10,000 का 40% 4,000, 3,000, 3,000 हो जाएगा, ठीक है, और टोटल मिला के 10,000। तो 10,000 में से 4,000 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, ठीक है, मैं क्रॉस भी मार देता हूँ, 6,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 7,000, यहाँ पर 12,000 और 25,000। ये हमारा सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब इतना छोटा सम दिया रहेगा तो, ठीक है। अभी यहाँ पर किसी का माइनस में नहीं गया ना, तो ये हमारा आ जाएगा नेट लायबिलिटीज, ठीक है। यदि मान लेते कि इसमें से किसी का भी माइनस में आ गया, तो याद रखना कभी भी अंडर राइटर्स की लायबिलिटीज माइनस में नहीं हो सकती। मतलब क्या, यदि मैंने किसी को 10,000 शेयर बेचने के लिए दिया, तो ज्यादा से ज्यादा वो 10,000 ही शेयर बेच सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा बेच ही नहीं सकता ना, हाँ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो किसी का यदि माइनस में आ गया, मान लेते कि यहाँ पर कि इसको बेचना था, इसका ही ले लेते, ठीक है, इसको बेचना था, 10,000 शेयर बचा हुआ था, तो अनमार्क एप्लीकेशन मान लो इसको 15,000 आ गया, ठीक है, इसके हिस्से में, तो इसको 5,000 ज्यादा हो गया, ठीक है। या मान लेते कि इसको यहाँ पर 40,000 में से 40,000 इसने बेच दिया, 0 हो गया था, इसको 4,000 और मिल गया, ठीक है, तो इसके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गया, बट इसके पास शेयर तो है नहीं, तो एप्लीकेशन को उठा के जो बचे हुए अंडर राइटर रहेंगे ना, उनको देना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसकी लायबिलिटीज 0 तो हो सकती है, लेकिन माइनस कभी भी नहीं हो सकती। तो यदि किसी भी अंडर राइटर का माइनस में आया, जैसे अभी मैं एग्जांपल का, माइनस में आएगा तो सम और आगे बढ़ेगा, तो हम लोग ए का क्रेडिट एडजस्ट करेंगे। क्रेडिट एडजस्ट करना मतलब क्या होता है कि इसका जो माइनस में आया था वो उठा के बचे हुए को दे देने का। मतलब इसके पास जितना ज्यादा एप्लीकेशन आया रहेगा, वो एप्लीकेशन इसके पास से लेने का और इन लोग को क्या कर देने का, बांट देने का, मतलब बचे हुए अंडर राइटर को बांट देने का। उन लोग की गाड़ी लेवल पे आ जाएगी। हाँ वहां पे, तो ऐसे करके यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो जाता है। अभी इससे आगे भी सम क्या जाएगा, हाँ जाता है। कब जाएगा, जब कुछ ऐसे मान लेते कि कभी कभी कुछ ऐसी कंपनी रहती है जिसमें ये लोग बोलते कि
मुझे वो शेयर चाहिए ही चाहिए, मतलब उसको फर्म अंडरराइटिंग बोलते हैं। मतलब ये लोग फर्म वाले क्या बोलेंगे कि मुझे भले से मेरे पास एप्लीकेशन आएगा, लेकिन मुझे कंपनी को बोलते हैं मुझे खुद के लिए भी शेयर चाहिए। तो फिर उनका कर्जा जीरो भी हो गया ना, तो भी उनको उतना शेयर चाहिए रहता, तो उनको देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं फर्म अंडरराइटिंग। जब हम लोग आगे सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा। तो इस टाइप से इसके सम बनते हैं। अभी कितने टाइप्स के सम है वो तो मैं आपको बताया नहीं। इसे आप लोग फॉर्मेट कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मंडे ना सर, कल मैं बोल रहा हूँ। हाँ वैसे मतलब मंडे ही ना। हाँ